नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बाबर जो कि तुर्की का शासक था, तुर्की में उसका जन्म हुआ था, वो फरगना का शासक था और वहां से उसने आके भारत पे अधिकार किया तथा भारत जैसे विशाल देश के पूरे साम्राज्य को उसने जीता। युद्ध किए कुछ युद्ध, लेकिन उसके संघर्ष के ही स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई और उस बीच में हुमायूं को गद्दी प्राप्त हुई। और हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी, बहुत बड़ी उसके पास जिम्मेदारियां थी कि इतने बड़े साम्राज्य जो कि बाबर ने जीत रखे थे उसको एक संगठित रूप दे पाए। इसलिए हुमायूं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और हुमायूं इसको बखूबी निभाया, जैसे उसके पिता ने बोला था उसी तरह से निभाया, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही बोल दिया था और उसके पूर्वज से ही रिवाज चलते आ रहा था कि किसी शासक द्वारा जीते हुए युद्ध उसके उत्तराधिकार बेटे में एक बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। तो बाबर ने भी यही बोला था अपने हुमायूं को, बशर्ते कि बाबर ने पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बोला था कि अपने सभी भाइयों में जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको बराबर भागों में बांट लेना। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि ये काम वो किया, क्योंकि ऐसे कोई शासक नहीं थे। आप पीछे भी जाएंगे चाहे और आगे का इतिहास भी पढ़ेंगे तो ऐसे कोई शासक नहीं थे जो कि अपने साम्राज्य को वो किसी भी आधार पर तोड़ना चाहते थे। आप याद करिए अशोक का इतिहास। अशोक अपने शासन काल में उसे भी ये चुनौतियां देखने पड़ी थी जब उसका 99 भाई ने अब संघर्ष स्टार्ट किया था और ये मांग स्टार्ट की थी कि हमें पूरा साम्राज्य का हिस्सा चाहिए। तब वहां पे उसने तलवार उठाया और 99 भाई की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर इतना उदार दिल जो हुमायूं है अपने भाइयों में सब साम्राज्य को बंटवारा किया। इसे बहुत से इतिहासकार ने इसे बहुत बड़ी भूल बताया है। भूल इस कारण से कि इसका एक अच्छा शासक होने का ये कर्तव्य नहीं है कि किसी भी साम्राज्य को बंटवारा कर दे, लेकिन हुमायूं ने अपने पिता के कहने पर अपने साम्राज्य का बंटवारा किया और पूरे साम्राज्य जो था उसको संगठित ये भी कर ही रहा था। उसी क्रम में बहुत सारे युद्ध भी उसको लड़ने पड़े, ये भी अपने उतने अच्छे से अपने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। इसके बाद जो आए अकबर, वो एक महान शासक के तौर पर उभरे। वो एक बढ़िया, क्योंकि किसी भी सत्ता पर जब बैठता है शासक तो अपने साम्राज्य का, अपने प्रशासन का, अपने पूरे आसपास को एक सुदृढ़ शक्ति प्रदान करता है, एक पूरा उसका बढ़िया रूप प्रदान करता है उसको, ताकि शासक अच्छा से किया जा सके। और वो स्थिति में अभी नहीं था हुमायूं कि एक सुदृढ़ शासन स्थापित किया जा सके, क्योंकि युद्ध इसके सामने आ रहे थे बार बार। तो इसका जन्म आपको बता दें, इसका जन्म आप एक काम करिएगा, जब हमको बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो आप एक किताब जो आप प्रेफर करते हो, जो भी किताब आपके पास हो, उसमें हुमायूं मध्यकालीन का मुगल शासक का जो इतिहास होगा उसको अपने पास रख के एक बार देखिएगा, ताकि हम जो बोलेंगे लेक्चर के रूप में आप उसको देखिएगा तो एकदम साफ क्लियर होते चल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम हुमायूं का इतिहास शुरू करते हैं। जैसा कि बता दें आपको कि हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। 1508 में जब बाबर भारत की तरफ रुख किया भी नहीं था, तब 1508 में उसका जन्म हो चुका था। कहाँ? काबुल में, जहां बाबर को मरने के बाद उसको दफनाया गया, उसके अपने शौक वाले स्थान पे कि हमको वहीं दफनाना, काबुल में, वहीं पे 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हो चुका था। तो ऐसा नहीं था कि हुमायूं के जन्म से और 1508 में जन्मा था हुमायूं और 1530 तक के इतिहास में वो कुछ नहीं किया। बाबर जहां भी युद्ध लड़ने जाता था, बशर्ते कि वो भारत में जितने युद्ध लड़ा उसमें सब में हुमायूं को अपने साथ रखता था कि ये अभी से सीखेगा तो कल होकर अच्छा शासक बनेगा। और हुमायूं प्रत्येक स्थिति में एक अच्छा योद्धा कहलाया, लेकिन उसका इतिहास बाबर के समय में तो नहीं दिखता है, लेकिन हुमायूं के बाद तो दिखता है। तो वो अपने सैन्य अभ्यास में कहीं भी उसको अपने साथ लेके जाता था। और जैसे अगर पानीपत का युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो, कहीं भी वो अपने साथ रखता था ताकि उसको शिक्षा मिल सके। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो कुशल सैनिक था, अच्छा सैनिक था, लेकिन वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना तो अभी नहीं सीखा था। तो उसके पास चुनौतियां थी इतने बड़े साम्राज्य को एक संगठित रूप देना। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को बाबर मर गया था और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा। और वो जब गद्दी पर बैठा तो वो हुमायूं नाम से नहीं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से बैठा था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था। तो वो जब गद्दी पर बैठा
तो उस समय के बाद से उसका इतिहास सोचिए को, जब वो गद्दी पर बैठा तो महज कितने वर्षों का होगा वो लगभग 22 वर्षों का हो चुका था जब गद्दी पर, क्योंकि 1508 में उसके जन्म हुआ था और 1530 में वो गद्दी पर बैठा, तो महज 22 वर्ष का उसका आयु हो चुका था और वो गद्दी पर। वहीं बाबर के बारे में बात करते हैं तो वो 12 वर्ष के अवस्था में गद्दी प्राप्त कर चुका था, वहां का शासक बन चुका था। लेकिन हाँ, जब बाबर शासक था और जब बाबर शासन कर रहा था उस समय हुमायूं को एक प्रदेश, छोटे से प्रदेश में वहां का शासक नियुक्त किया था, इसलिए कि तुम अभी से एक छोटे से प्रदेश में शासक बनो और कुछ सीखो, ताकि मेरे मरने के बाद तुम एक बड़े साम्राज्य को अच्छे से संगठित करके आगे बढ़ा पाओ। तो वो जो शासक था हुमायूं, छोटे से राज का, वो बदखसा एक प्रदेश है, बदखसा आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ होगा, बदखसा प्रदेश का वो सूबेदार नियुक्त किया था उसको बाबर ने, बदखसा प्रदेश को। किसको? हुमायूं को। बदखसा एक छोटा सा प्रदेश था भारत में, उसी में उसको सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार का अर्थ ही होता है, सूबे का अर्थ होता है राज्य और दार का मतलब उसका रक्षा करने वाला, तो सूबेदार उसको बोलते हैं। अभी भी आप सुनते होंगे पेपर में, कभी न्यूज आता होगा सूबे में ये हुआ, सूबे में वो हुआ, तो सूबे का अर्थ होता है राज्य। तो सूबेदार नियुक्त किया उसको हुमायूं को, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो हुमायूं तो पूरे दिल्ली पर शासन, मतलब पूरा साम्राज्य हुमायूं का हो गया। और उसके पिता के अनुसार वो अपने पूरे साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए बोला था अपने भाइयों को। जैसा कि आप जानते हैं हुमायूं 3 भाई और 1 बहन थे, हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थे। जैसे एक भाई उसका कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, ये तीनों उसको भाई थे। खुद एक हुमायूं था, इनके पिता तो बाबर थे। ये चारों भाई और एक बहन गुलबदन बेगम, जो इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, तो ये अपने चारों भाई में ही उस पूरे साम्राज्य को बांटा। और इनकी माँ का नाम माहम बेगम था, माहम बेगम इनकी माँ का नाम, हुमायूं की माँ का नाम पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करता है कि हुमायूं की माँ का नाम क्या था, तो माहम बेगम था। तो ये अपने चारों भाई में जो क्षेत्र को बांटा था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कामरान जो उसके भाई थे, सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, लेकिन उसके बाद कामरान को उसने दिया था काबुल और कंधार का क्षेत्र। काबुल और कंधार का क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे है काबुल, ये भारत ये साइड है। उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में था, उस समय पाकिस्तान भी भारत में था, तो यहाँ पे दिखाना, यहाँ उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में था, ये पूरा एरिया भारत, बांग्लादेश सब तो भारत ही में था। तो यहाँ का क्षेत्र जो है ना, काबुल यहाँ पे है, काबुल, ये क्षेत्र जो है वो कामरान को दिया था। और अस्करी भी उसका एक भाई था, तो अस्करी को सांभल का क्षेत्र दिया था, सांभल का क्षेत्र जो है अस्करी को दिया था। और एक बचा हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया था, मेवात का क्षेत्र। और इसी उसकी गलती को इतिहासकार ने सबसे बड़ी गलती बताई थी कि किसी भी शासक को अपने साम्राज्य को छोटा नहीं करना चाहिए, बंटवारा नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि उसकी प्रशासन की शक्ति, उसकी काम करने की शक्ति, उसे कर वसूल करने की शक्ति, बहुत सारी शक्ति जो है कम जाती है। इस कारण इतिहासकार ने इसको बहुत बड़ी भूल बताया था। तो चलिए अब स्टार्ट होता है हुमायूं का इतिहास, क्योंकि 1530 में ये सब काम तो पहले वो कर चुका था, शासक बनने के बाद काम किया, और बस 30 के बाद 1531 में वो अब इतना सक्षम हो चुका था कि वो बाकी छोड़े हुए प्रदेश को भी अपने हाथ में ले आ सके। पहले जीता हुआ प्रदेश था ही उसके पास, लेकिन कुछ क्षेत्र भारत में और बचे हुए थे जो उसको अपने पास लेने थे। तो उसे पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया था, कालिंजर के किले पर पहला आक्रमण 1531 में वो किया था, याद रखिएगा इस बात को। 1531 में वो कालिंजर पर आक्रमण किया था, जिसको हम देवरा के युद्ध से भी जानते हैं। आप लुसेंट का अगर किताब खोले होंगे आप, जैसे कि तो जनरल कंपटीशन पर लुसेंट ही ज्यादा फेमस होता है, अगर आप उसको खोल के देख रहे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा देवरा का युद्ध, कालिंजर ने लिखा होगा देवरा का युद्ध। और बाकी किताब में आप देखेंगे तो कालिंजर का भी चर्चा है। तो कालिंजर का युद्ध उसमें लड़ा था 1531 में। वो क्या किया था, कालिंजर का जो किला था ना, उस पे जाके वो घेरा डाल दिया था, और घेरा डाल दिया था तो वहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। उसको लगभग वो जीत चुका था, लेकिन उदारता के कारण प्रताप रुद्रदेव ने संधि की, और संधि के लिए राजी हो गया। संधि के लिए राजी, कुछ जुर्माना उस पर ठोका। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव पर कुछ जुर्माना लिया, और वो कुछ जुर्माना लिया और उसको फिर से वापस दे दिया कि जाइए आप शासन करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देते हैं। और ये शासक की बहुत बड़ी भूल होती है कि कहीं आप कब्जा करिए तो उसको फिर संधि करके छोड़ क्यों देते, उसको हथियार लीजिए ताकि वो आगे चल के फिर आपका दुश्मन ना बन सके, क्योंकि वो दुश्मन बन जाता है फिर।
इस गलती को भी इतिहासकारों ने इसकी भूल बताई थी जो ये करता आ रहा था पहले से। और फिर इस कालिंजर के युद्ध के बाद ये फिर शासन किया और फिर 1532 में इसे फिर से एक किला जीतना पड़ा जिसको चुनारगढ़ का किला बोलते हैं। चुनारगढ़ का किला, ये भी एक फेमस किला है, इसको याद रखिएगा। चुनारगढ़ का किला फिर से ये आक्रमण किया 1532 में, बस एक साल बाद चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया तथा उस पर घेरा डाल दिया। लेकिन वहां का शासक जो था, चुनारगढ़ के किला पर जिसका शासन था, वो था शेर खां। शेर खां जिसने इसकी जिंदगी आगे चल के बर्बाद की है, देखते जाइए आप। शेर खां वहां का शासक था और उस समय ये शेर खां को हराने में सफल रहा। शेर खां को हरा दिया और एक संधि करने पर फिर मजबूर कर दिया। और शेर खां तो कोई भी शासक चाहता है कि जब हम हारने लगे तो हम संधि कर लेते हैं, इसके अलावा कोई उपाय क्या है। और ये पता नहीं इसकी मूर्खता थी हुमायूं की कि अपने दुश्मन को ये संधि कर करके खुला छोड़ देता था। और फिर इसने संधि की उसके साथ, शेर खां के साथ, और चुनारगढ़ के किले पर फिर छोड़ दिया कि जाओ तुम शासन करो। और कुछ जुर्माना ले लेता था और जुर्माना लेकर उसको छोड़ दिया कि जाओ तेरा हो गया शासन, जबकि इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। और यही शेर खां उस समय से इसका दुश्मन बन गया। और वो रुद्र प्रताप जो कालिंजर के किले पर जब आक्रमण किया था हुमायूं, तो वहां का शासक रुद्र प्रताप और ये शेर खां दोनों अब दोस्त हो गए कि चलो अब इसको दिक्कत देंगे। और हुमायूं चल गया, इसको क्या पता कि अब मेरा दुश्मन हो गया, ये तो संधि कर चुका था। और ये जाके अपने काम में व्यस्त हो गया। ये कुछ निर्माण करवाया, जैसे देखिए उसी अंतराल में 1535 से 1537 के अंतराल में ये आगरा में नहीं था, ये दिल्ली गया हुआ था और वहां पे निर्माण करवाया। दीन पनाह नामक नगर का निर्माण उसने वहां पे दिल्ली पे करवाया था। तो उसी क्रम में ये बहुत व्यस्त था और उस क्रम में शेर खां जो है अपनी शक्तियों का विस्तार करते जा रहा था बिना बताए हुए। और इसको उसके अंडर ही रह के संधि कर चुका था, तो खुल के तो शासक बना नहीं था। लेकिन वो जब हुमायूं व्यस्त हो गया अपने कामों में, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना करने में जब वो व्यस्त हो गया, तब इधर जो है ये शेर खां अपने पूरे शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया, अपने शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कहा जाता है कि 1200 हाथी अपने शासन में शामिल किया ताकि लड़ सके। और वो तो उधर बिजी था। और वो जब तक आ रहा था तब तक इसने क्या किया, ये जाके बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस पर शासन किसका था, दिल्ली का। दिल्ली हुमायूं का शासन था बंगाल पर। ये एक बिहार का शासक था। यहाँ बिहार को देख रहे होंगे, बिहार की स्थिति यहाँ पे। ये एक बिहार का शासक था। कौन? शेर खां। शेर खां बिहार का शासक था, लेकिन खुला रूप से नहीं, बिहार भी कब्जे में था उसका, लेकिन बस यहाँ पे वो था तो संधि कर चुका था, तो फिर दिक्कत नहीं दे रहा था। लेकिन ये जब वो बिजी हो गया दीन पनाह नामक नगर बसाने में, तब ये क्या किया, बगल में जो आप बंगाल देख रहे हैं उसमें बांग्लादेश भी तो बंगाल था, बंगाल का एरिया था। ये पूरे एरिया पर क्या किया, वो गौड़ नाम के जगह पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। एक छोटे से जगह को आक्रमण करके उसको जीत लिया। ये हुमायूं को खलने लगा, उसको लगा ये संधि कर रहा है और फिर जहां तहां युद्ध करके उसको जीत रहा है, मेरे क्षेत्र को जीत रहा है। हुमायूं गुस्सा में आ गया। लेकिन जब हुमायूं का गुस्सा आया, इसको पता चला कि हुमायूं गुस्सा गया है, तो ये क्या किया, फिर एक संधि करने के लिए भेजा कि चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि आप हमको बंगाल का क्षेत्र दे दीजिए, जिसको हम अभी जीते हैं नया में, इस क्षेत्र को हमको दे दीजिए और बिहार आप ले लीजिए और प्लस में 10,000 की दीवानी भी आपको हम देंगे, ये मान। लेकिन हुमायूं इस संधि से अस्वीकार कर दिया। वो कहा कि नहीं, अब युद्ध लड़ेंगे तुमसे, तुम बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो फिर उसके बाद 37 तो खत्म हो गया, फिर 38 और फिर जाके वो 1539 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना दिल्ली से लेके आके यहाँ पे रख दिया, चौसा। बिहार में एक चौसा जगह है बक्सर के पास, यहाँ पर उसने अपनी सेना को लाके संगठित कर दिया। यहीं पे उसका भी था, शेर खां का भी। अब वो लाके संगठित कर दिया। लगभग उस समय जनवरी फरवरी का महीना था। तो यहाँ पे आके और ये भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। शेर खां भी कहा चलो अब युद्ध लड़ते हैं। ये भी युद्ध के लिए अपनी सेना को उसके अगल बगल रख दिया। और यहाँ पर आपको पता है कि कर्मनासा नदी और गंगा नदी का संगम है और यहीं पर दोनों की सेना आके रुक गई। और लगभग 4 महीने तक दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किए, पता नहीं क्यों, लेकिन 4 महीने तक नहीं किए। लेकिन इसमें होशियारी थी शेर खां की, क्योंकि वो जानता था कि जब कर्मनासा और गंगा नदी का पानी में उछाल आएगा जून के महीने में, जब बारिश होगी, तब इसको युद्ध करने में दिक्कत होगा। और ये तो वहां का शासक था, इसको पता था कि कैसे कैसे करना है, ये हुमायूं को पता नहीं था। और हुआ यही कि जून का महीना जब आया, जब बारिश स्टार्ट हो गया, तो शेर खां ने उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसको हरा दिया। सोच लिया कि हुमायूं को, दिल्ली का शासक को शेर
शेर खां पराजित कर दिया। तो वो वहां से भाग गया। तो क्या हुआ कि जब लड़ रहा था युद्ध में, तो युद्ध लड़ते लड़ते उसका घोड़ा जो है हुमायूं का, वो गंगा नदी में गिर गया और हुमायूं भी गिर गया। तो किसी तरह से, वो रात का समय हो गया था, किसी तरह से बचते बचते वो पानी में तैर के भागा। और उसको एक कहा जाता है कि एक जो वहां का मछुआरा था, निजाम नाम था उसका, तो वो उसको सहायता दिया था, वो उसको बचाया था। तो ये वो फिर दिल्ली भाग गया वो। और यहाँ तो शेर खान का उसको लगा कि मर गया, शेर खान को लगा वो मर गया, लेकिन वो दिल्ली भाग गया। और तब तक यहाँ तब शेर खान खुला शासक हो गया कि चलो अब मेरा शासन हो गया। और वो जब दिल्ली गया तो वो एक दिन के लिए, कहा जाता है बहुत से किताबों में लिखा हुआ, लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा लेकिन और भी किताब में, कि एक दिन के लिए जो उसका जान बचाया ना हुमायूं का, निजाम नामक मछुआरा ने, उसको एक दिन का वो शासक नियुक्त कर दिया था। उसको एक दिन का वो शासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन वहां पे वो भी पूरा गुस्सा में था हुमायूं, वो भी पूरा और सेना को संगठित किया कि नहीं अब उसको हराएंगे। तो फिर उसको पता चला कि वो अभी तक जिंदा है। फिर इसने ठाना कि नहीं फिर उसको हम हराएंगे, उसको मारेंगे। तो फिर अगले साल, और उसके बाद क्या हुआ था, वो जो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद ये शेर खां, जो शेर खां नाम था, ये अब शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर चुका था। ये जैसे ही उसको मारा, सोचा कि हम तो हरा दिए उसको, और शेर शाह सूरी का उपाधि धारण किया। और शेर शाह उपाधि धारण करने के बाद वो एक फिर युद्ध लड़ा। उसके बाद दोनों में गुस्सा था और फिर कहा कि अब उसको हराएंगे। फिर उसके बाद बस एक साल के बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो बहुत ही फेमस है। ये सब युद्ध जो आपको हम बता रहे हैं, ये ईस्वी के साथ याद रखेगा। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। तो इसमें भी क्या हुआ कि शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, और इस कदर पराजित किया कि बहुत सारा बेइज्जती हो गया हुमायूं का। हुमायूं को भगा दिया यहाँ से, कहा कि अब तुम भारत पर शासन नहीं कर सकता। और यही वो साल था 1540, जब शेर शाह सूरी बिहार से उठ के दिल्ली का शासक बना था। ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा काल था जब मुगल काल खाली हो चुका था और वहां पे दिल्ली पे किसी और सूरी वंश का शासक था, सूरी वंश का था ये। तो सूरी वंश का शासक हो चुका था दिल्ली पे, ये दिल्ली पे शासन करने चल गया। और वो भाग के कहाँ चल गया, वो भाग के देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत के बाहर, ये भारत का उत्तर पश्चिम का एरिया है, इसके बाहर वो चला गया था भाग के सिंध प्रांत में भटकता रहा वो जाके। और बस 1540 को हारा, 1541 में वहां पे गया। तो फिर 1541 में वो एक शादी किया, जो अपने भाई का गुरु, अपने भाई का जो उसके आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी पुत्री से इसका शादी हुआ, जिसका नाम था इसका नाम था हमीदा बानो बेगम। गुलबदन तो उसकी बहन थी, हमीदा बानो बेगम से उसका शादी हुआ 1541 में। और वहीं पे वो रहने लगा, भटकते हुए भागा। और ये तो शासन दिल्ली पर कर रहा था और वो किसी तरह वहां पर रहा। लेकिन इसको कामरान ने साथ नहीं दिया था। उसका जो भाई था कामरान, जो उसको भेज दिया था, काबुल का क्षेत्र जो उसको दिया था, वो उसका साथ नहीं दे रहा था हुमायूं का। तो फिर वहां पे भटकते रहा 15 साल तक, तो वो बाहर ही रहा। लेकिन उस दौरान यहाँ पे 15 वर्षों का इतिहास, फिर इसके बारे में आपको अगले वीडियो में शेर शाह सूरी के बारे में बताएंगे। जबकि ये मुगल वंश का नहीं था, लेकिन था तो उसके बीच में शासन इसका आया। 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया ना ये शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर शासन किया, तो 15 वर्ष का भी एक इतिहास होगा, उसको भी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सिंध जब चल गया वहां पे, तो 15 वर्ष तक वहीं पे रहा। तो वहां पे उसको एक सहायता आया ईरान के शाह के द्वारा। ईरान का शाह जो था, कभी जो उसका फादर वहीं के थे ना, तो ईरान का शाह जो था, वहां से न्योता आया कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो इसको तो बहुत अच्छा मौका मिला कि चलो कोई तो मिला मेरा मदद करने वाला। तो बोला हाँ। उसके मदद से ये जो काबुल और कंधार का क्षेत्र अपने भाई कामरान को दिया था, काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था ना अपने भाई कामरान को, उसको ये हथिया लिया सबसे पहले हुमायूं वहां पर रहते हुए हथिया लिया। और कहा जाता है कि उसकी आंख निकाल लिया था कमरान का। वो कुछ दिक्कत देता होगा, इसका सहायता नहीं किया तो उसकी आंखें निकलवा दी थी हुमायूं ने, कहा जाता है ऐसा। तो वहां पे अधिकार कर लिया। और उसके बाद वो एक संगठित सेना बनाया, ईरान के शाह का सहायता मिला उसको और एक संगठित सेना बनाया। उसके बाद वो 1555 में उस वापस आया। लेकिन उस समय तक शेर खां या शेर शाह सूरी जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। उसके आगे के वंशज, जैसे उसके बेटे हो गए, उसके आगे का वंशज, वो बचे हुए थे, लेकिन वो कमजोर हो चुके थे। शेर खां वाली बात उसमें नहीं थी। तो वो फिर वापस आया वहां से 1555 में। वो कहा कि नहीं, हमको अपना क्षेत्र वापस चाहिए हुमायूं ने, और आया, दिल्ली पर आक्रमण किया और आसानी से वहां पे वो सत्ता हासिल कर लिया। तो सोचिए कि जो मुगल साम्राज्य उससे 1540 में छिन गया था,
वही मुगल क्षेत्र उसे फिर से वापस मिल गया। तो यहाँ सरहिंद का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध को याद रखिएगा कि सरहिंद का युद्ध 1555 में जो लड़ा गया था वो भी एक फेमस युद्ध था, जिसमें मुगलों ने फिर से अपने सत्ता पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली पर अधिकार फिर से हो गया उसका सरहिंद के युद्ध के बाद। तो अब से फिर से वो शासक वहां बन गया और फिर उसी तरह से शासन करने लगा। अब तो शेर खां बचा भी नहीं था, उसके वंशज भी नहीं थे, सूरी वंश ही समाप्त कर दिया था इसने। तो ये एक बढ़िया काम किया कि वो अपने सत्ता को फिर से वापस ले आया, नहीं तो इतिहासकार पता नहीं इसको क्या क्या बोलते। तो फिर इसकी मृत्यु बस लेकिन ये एक अनलकी शासक था, ये एक तरह से देखा जाए तो ये अनलकी शासक था। अच्छा से शासन कभी नहीं कर पाया। चैन से होता ना कि शासक बैठता है, वो चैन से शासन कभी नहीं कर पाया ये। और इसके बारे में कहा भी जाता है कि ये ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन अलग अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। ये ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता था। और ये जो दीनपना नामक नगर बसाया था, वहां पे पुस्तकालय था इसका, पुस्तकालय, वही दीनपना नामक पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1556 में। सोचिए कि 1555 में अभी सत्ता हासिल किया ही था और 1556 में इसकी वही दीनपना, जिसको ये खुद ने बनवाया था, नगर की स्थापना करवाया था, वहां एक पुस्तकालय बनवाया था और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिर के दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के लिए कुछ इतिहासकार ने फिर इस पर कहा है, जैसे लेनपुल, एक इतिहासकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है, लेनपुल नामक इतिहासकार ने एक टिप्पणी की है इस पर कि ये अपने जीवन में लड़खड़ाते हुए शासन किया और अपने अंतिम सांस भी ये लड़खड़ाते हुए लिया और मर गया। लेनपुल ने ऐसा कहा है, खैर सही ही कहा है। तो हम लोग ने देखा एक हुमायूं का पूरा इतिहास। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, और क्यों पढ़ेंगे आपको बता चुके हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं है, लेकिन वो इतिहास, वो पूरे वंश, पूरे हिस्ट्री ईस्वी में, वो पूरे ईस्वी में वो बीच में आता है। जैसे 30 में चालू हुआ, 1530 में बाबर का इतिहास चालू हुआ, लेकिन उसके बाद तो 1540 से 1555 का जो इतिहास सूरी वंश का चला, जब हुमायूं नहीं था दिल्ली पर, तो वो थोड़ा सा हम लोग को जानकारी, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो भी जानकारी लेना जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम उसको कवर करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये कहानी आपके दिमाग में घुस चुकी होगी, आप माने या ना माने, लेकिन बस आप अपने आप सामने एक किताब को रखें और उसमें देखें, उससे पढ़ें, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको समझ एक विकसित हो गया होगा। और आगे का वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।